बाखमुत में यूक्रेनी सेना के हर रोज 500 जवान मारे जा रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है हर रोज। आपके ये तस्वीर देखिए, आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। यूक्रेन के सैनिकों की सही से युद्ध की ट्रेनिंग नहीं हुई है। बिना ट्रेनिंग के ही युद्ध के मैदान में उतारे जा रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, युद्ध के बीच ये रूस का दावा है, बहुत बड़ा दावा। कैसे बाखमुत में हर रोज 500 जवानों का मरना, क्या ये दावा सही है? इस पर भी बात करें। रूस में जोरदार आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे समय पर जब युद्ध को 1 साल पूरे हो रहे हैं तो रशिया में फायरवर्क्स देखे गए हैं। ये बड़ी खबर है। आतिशबाजी से पूरा शहर जगमगा उठा है। युद्ध के 1 साल पूरे होने पर आतिशबाजी हुई है। रूस के कई शहरों में शानदार आतिशबाजी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है, इसको भी समझने की कोशिश हम करेंगे गौरव। बिल्कुल। तो क्या ये सेलिब्रेशन है रूस में 1 साल पूरा होने के बाद? क्या रूस ये मानता है कि उसकी जीत हुई है, उसने कुछ हासिल किया है? आइए जल्दी से अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल है, हमारे साथ बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हमारे जो है इस वक्त एयर कमांडर एसपी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं एज डिफेंस एनालिस्ट। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हैं, वो लगातार आपको रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी बातें बताते रहे हैं, एनालिसिस करते रहे। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे राइट साइड सुमित कुमार झा आपको दिख रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल वी के दत्ता मेरे एक्सट्रीम राइट इस वक्त वहां पर हैं। और इसके अलावा कुछ और हमारे सहयोगी भी हैं जो प्रतिमा आपको बताएंगी। बिल्कुल, मनीष झा इस वक्त पहुंच गए बाखमुत, वही जहां पर सबसे ज्यादा भीषण युद्ध देखा गया है। बिना वक्त गवाए सबसे पहले मनीष झा का ही रुख कर लेते हैं। मनीष, बाखमुत की जंग हमने देखी किस तरीके से दिन प्रतिदिन भीषण होती गई। अब जब 1 साल पूरा हो गया इस युद्ध का, तो किस तरीके की तस्वीरें, क्या अपडेट? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए सबसे पहले तो 1 साल के मौके पर मुझे याद आता है कि 20 साल तक अमेरिका तालिबान से लड़ता रहा और आखिर में तालिबान को गद्दी सौंप कर अफगानिस्तान से भागा। लेकिन यहाँ पर 30 देशों के साथ मिलकर रूस से मुकाबला कर रहा है और तब नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पुतिन जंग हार गए। आज की तारीख में हकीकत ये है, खास करके डोनेत्स्क और बाखमुत के बीच में मौजूद होकर मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में हकीकत ये है कि अभी भी यूक्रेन के 1/3 जमीन पर रूस का कब्जा है और बाखमुत में चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर रखा है। यहाँ पर लड़ाई इस तरह से हो रही है कि मैं जैसे आपको यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पीछे वाला जो स्ट्रीट है वहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही है। इस तरह से क्लोज फाइटिंग हो रही है और एक बार बाखमुत निकलने के बाद आप समझिए कि लगातार जो रूसी कब्जे वाला, नियंत्रण वाला जो हिस्सा है वो और अधिक बढ़ता जाएगा। तो बाखमुत और स्लोवियांस्क के बाद शायद जेलेंस्की के पास कुछ कहने को बचे या ना बचे, क्योंकि जब वो लेकिन मनीष बाखमुत कह रहे हैं वो जगह है जहां पर अभी ये वॉर सबसे ज्यादा भीषण छिड़ी हुई है। डोनेत्स्क और बाखमुत यही वो इलाका है जहां पर रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सामने एकदम बहुत ज्यादा भीषण लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी एक खबर आई कि बाखमुत में हर रोज 500 यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। ये रूस का दावा कितना सच है? आप तो ग्राउंड जीरो पर है, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, कमोबेश ये सच है, क्योंकि बाखमुत के आसपास रहने वाले तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग इस वॉर में अंदर जाकर देख रहे हैं, उनका कहना यह है कि कुछ ऐसी टेरिटरी बन गई है, कुछ ऐसे स्ट्रीट बन गए हैं बाखमुत में, जहां पर तो ये कहा जा रहा है कि वो वैली ऑफ डेथ बन गई है। यानी वहां सैनिक आ रहे हैं और मर रहे हैं और वहां लाशों का अंबार बचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में लगातार वहां पर दोनों, हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस के सैनिक नहीं मारे जा रहे हैं, मैं अगर आपको कहूं ऑनेस्टली, दोनों तरफ से लोग काफ़ी संख्या में बाखमुत में मारे जा रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत बाखमुत में झोंक रखी है। उधर से भी यूक्रेन ने भी झोंक रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार वो अगर बाखमुत से उखड़ गए तो आप मैप में देखेंगे कि फिर लगभग 3-4 हज़ार एकड़ का जो लैंड है वहाँ पर छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उन्हें वहाँ से सीधे पीछे स्लोवियांस्क तक भागना होगा और इसीलिए बाखमुत उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरी ताकत लगाई हुई है। और आपने सही कहा, देखिए डोनेत्स्क में हालत ये हुई कि कल जैसे ही हम पहुँचे, मेरे पहुँचने से ठीक आधे घंटे पहले अमेरिकन हाईमार्स से यहाँ हमला हुआ, जिसमें 2 सिविलियन, 4 मेडिक्स मारे गए और 10 फायर ब्रिगेड के लोग घायल हो गए। तो हो क्या रहा है कि एक जगह पर हमला होता है और वहाँ पर जैसे ही मेडिकल स्टाफ मदद के लिए पहुँचते हैं, फिर सेकेंड राउंड का हमला होता है, जिससे मेडिकल स्टाफ, फायर ब्रिगेड, ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि मुझे कहा गया कि अगर कहीं रॉकेट का हमला हो तो तुरंत रिपोर्टिंग के लिए वहाँ नहीं पहुँचना है, क्योंकि जैसे भूकंप दोबारा से आती है वैसे ही दोबारा से रॉकेट आ सकते हैं। इस तरह के हालात यहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं। जी जी जी
बिल्कुल, देखिए मनीष जिस तरीके के अपडेट दे रहे हैं राजन कुचर सर, लेकिन हमने तस्वीरें वो भी दिखाई जब 1 साल पूरे हो रहे हैं युद्ध को, तो यूक्रेन कह रहा है कि हम अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं और वहीं पर आतिशबाजी जो है वो रूस कर रहा है। आप किस तरीके से आकलन करते हैं 1 साल बाद दोनों देश कहाँ खड़े दिखाई देते हैं आपको 1 साल बाद? देखिए, लड़ाई में दे आर नो विनर्स, और इस लड़ाई में ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई है कि ना तो रशिया विनर रहा है और ना यूक्रेन। पर जो मैं ये इसको देखता हूँ, अभी यूक्रेन की हालत थोड़ी पतली होती जा रही है क्योंकि उसका एमुनिशन ख़त्म हो रहा है, और कब तक नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स इसको सपोर्ट करते रहेंगे। ऑलरेडी $100 बिलियन का एड यूक्रेन को मिल चुका है जी। और अभी इसको बाइडेन ने $460 बिलियन और अनाउंस किए हैं। और जो इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका जो ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे वो 1.1% प्रिडिक्ट हुआ है और यूरोपियन यूनियन का 1.6%। तो आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि ये देश यूक्रेन को इतना सपोर्ट कर पाएंगे, और इसीलिए जो ये सोफिस्टिकेटेड और ये जो लॉन्ग रेंज वेपन्स आ रहे हैं यूक्रेन के पास, रशिया चाहता है कि इस वेपन्स के आने से पहले ही ये अपनी लड़ाई में एक ऐसा मोड़ लेके आएगा कि यूक्रेन को नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डिक्टेट करेगा फिर वो अपनी नेगोशिएशन। ठीक है, तो और कब तक आप किसी दूसरे के कंधे पर बैठकर कोई जंग लड़ सकते हैं? क्या यूक्रेन के साथ यही हो रहा है कि वो अपने ताकत पर नहीं बल्कि दूसरे देशों की ताकत पर, रूस जैसे ताकतवर मुल्क से यहां पर लड़ाई लड़ रहा है, और ये कब तक उसको सैन्य मदद मिलेगी और किस कॉस्ट पर? यूक्रेन ने रूस की IFV इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को कैसे उड़ाया है, अब आपको जल्दी से ये दिखाते हैं। यूक्रेन भी लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। हम कह रहे हैं कि अभी भी यूक्रेन 1 साल के बावजूद मैदान में खड़ा हुआ है। यूक्रेन की 74वीं नहीं, खैरसोन में इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर अटैक हुआ है। यूक्रेन की 74वीं टोही बटालियन ने जबरदस्त एक्शन किया है। FPV ड्रोन से यह विध्वंसक हमला किया है। तस्वीरें ड्रोन अटैक की इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के ऊपर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। युद्ध के 1 साल पूरे होने पर ज़ेलेंस्की की ओर से एक इमोशनल वीडियो शेयर किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो इमोशनल वीडियो शेयर किया है उसमें शहीद सैनिकों को ये वीडियो डेडिकेट किया गया है। दरअसल वीडियो में यूक्रेन की फाइटिंग स्पिरिट को दर्शाया गया है और ये वीडियो युद्ध के 1 साल पूरे होने पर जारी किया गया है, जो खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी किया है। और देखिए, ज़ेलेंस्की के इस वीडियो के बाद अब हमारे साथ जो गेस्ट है उनके पास चलते हैं, लेकिन हमारे कुछ सहयोगी, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, अलग अलग टाइम जोन से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, ताइवान में सुरभि हैं और बाखमुत में इस वक्त मनीष झा हैं, पोलैंड से हिमांशु भी लगातार जुड़ते रहे हैं, कीव से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सबके पास जाएंगे। लेकिन जनरल दत्ता, अब मैं आपके पास आऊंगा। जनरल दत्ता, ये जो तस्वीरें आ रही हैं 1 साल के बाद भी, ये कहीं से कोई संकेत दे रही हैं कि इस वॉर में कहीं कोई भी शांति की खोज कर रहा है, कहीं कोई भी ये सोच रहा है, दुनिया की कोई ताकत, कि इस वॉर को भाई अब खत्म करो, बहुत हुआ? देखिए, ऐसा है कि ये जो युद्ध में मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। सबको मालूम है कि अमेरिका की शय पे यूक्रेन और साथ में जो नेटो के मुल्क हैं, यूरोपियन यूनियन के मुल्क हैं, तकरीबन 50 कंट्रीज़ मिलके यूक्रेन का सपोर्ट कर रही हैं रशिया के सामने खड़ा रहने के लिए। और रशिया अकेला और थोड़ी बहुत मदद जो वो ईरान, नॉर्थ कोरिया, यहाँ बाय प्रॉक्सी अगर चाइना से ले रहा हो, तो अपने जोर के ऊपर वो इनसे 1 साल से लड़ रहा है। नहीं जनरल दत्ता, मैं छोटा सा एक जवाब और चाहूंगा आपसे। तो फिर वो कौन सी आइडियल कंडीशन हो सकती है जहां पर ये दोनों देश कहें कि हाँ, हमको हमारा मोटिव मिल गया और हम यहां से निकलते हैं? क्या कुछ ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? रशिया ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जो उसकी पहली डिमांड थी 2022 फरवरी में, जब लड़ाई शुरू होने से पहले 4 डिमांड रखी थी रशिया ने कि आप नेटो मत ज्वाइन करें, आप डीमिलिटराइज कर दें, LPR DPR को आज़ाद कर दें और क्रीमिया को एक्सेप्ट कर ले कि वो रशिया का हिस्सा बन गया है। तो रशिया आज के दिन में उससे कम तो नहीं मानेगा। अभी ये यूक्रेन के ऊपर है कि वो माने या ना माने, अपनी तबाही करा ले। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है,
बाइडेन की विजिट के बाद भी अभी इंडिकेशन आ रहे हैं। बाइडेन ने बोला कि ये जो Okay. सपोर्ट है ये अनकंडीशनल नहीं है, ये किसी समय जाके रुक सुमित, जाएगी। आप इस स्थिति में कितना बदलाव देखते हैं? जब युद्ध की शुरुआत हुई तो आक्रमण की शुरुआत हुई रशिया की तरफ से, तो विलन हमेशा पुतिन को ही दिखाया गया, लेकिन अब एक साल बाद क्या स्थिति में आप कोई बदलाव देखते हैं? क्योंकि हर कोई सवाल पूछ रहा है, सुपर पावर अमेरिका से, जो बाइडेन से सवाल पूछा जाता है कि आपका क्या रोल रहा, आपने कौन सी शांति की बात कर ली? बिल्कुल, अभी ऐसा है कि मैंने एक बार पहले भी आपके सर- चैनल में बोला था कि इसकी लड़ाई की शुरुआत क्यों हुई। यूक्रेन की अज़ोव बटालियन एलपीआर डीपीआर के अंदर दबा के अत्याचार कर रही थी रशियन स्पीकिंग पीपल के ऊपर। रशिया इंडायरेक्टली इनको सपोर्ट कर रहा था। जितनी इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन करी यूक्रेनियन फोर्सेस ने, उसको लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। और ये एक वो बड़ा ठीक सबसे है। बड़ा कारण था ठीक है। जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये हमला शुरू नहीं, किया। एक्चुअली मेरा सवाल- हाँ, सुमित। सवाल सुमित से था। सुमित, जल्दी से आप इसमें कुछ अपना ऐड ऑन करना चाहें? एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं तुरंत जाऊंगा, जल्दी से सुमित। यूक्रेन का एक ऐतिहासिक माइक थोड़ा करीब रखें, हाँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब इस बात को याद रखिए कि और करीब रखें माइक, हाँ। यूक्रेन यूएसएसआर का मेंबर हुआ करता था। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो सबसे पहला देश जो इससे बाहर निकला यो यूक्रेन था। उसके बाद यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ संबंध अच्छा बनाने लगा, जो कि रशिया को कभी भी नावगार गुजरा। अब ऐसी परिस्थिति में जब ऐसा हुआ कि यूक्रेन ने कहा कि हम सिर्फ उसके तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ बढ़ नहीं रहे, बल्कि हमको आप नाटो का मेंबर बनाइए, हमें खतरा है रशिया से। रशिया पुतिन ठीक है, जब से ठीक 2000 है। से जब पुतिन आए हैं, बस 1 सेकेंड 5 मिनट जी, 5 सेकेंड दे दीजिए। जी। जब से पुतिन आए हैं, पुतिन रशिया को जो उसका सुपर पावर स्टेटस था वर्ल्ड में हाँ। कोल्ड वार के समय, उसको स्थापित करना चाहते हैं। और यूक्रेन एक ऐसा देश है जिस पे वो काबिज होके ऐसा कुछ कर सकते हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं, करने लेकिन का काम कर बड़ा सकते हैं। सवाल तो यही है कि रशिया को क्या यूक्रेन पूरा चाहिए या नहीं चाहिए? रशिया का कुछ और मोटिव है, इस पर आएंगे। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी खबर, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइम जोन से हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर ताइवान से आ रही है, बहुत बड़ी खबर। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन फिर आमने सामने आ गए हैं। यानी क्या एक और वॉर फ्रंट दुनिया में खुलने जा रहा है ताइवान को लेकर, जो हमने तनातनी देखी है। ताइवान में सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा अमेरिका, ताइवान को जल्द सैन्य मदद देगा अमेरिका, यह कहा जा रहा है। और एडवांस आर्म्स, ये क्या मतलब है? ताइवान को एडवांस आर्म्स देने की तैयारी भी है। ये बहुत बड़ी खबर ताइवान से। सीधे सुरभि के पास चलते हैं, जो इस वक्त ताइवान में ही है, ग्राउंड जीरो पर है, इस हीट को फील कर पा रही होंगी। सुरभि, अमेरिका यूक्रेन को कैसे मदद दे रहा है, इस पर पूरी दुनिया का आकलन जारी है, उस पर लगातार बातचीत हो रही है कि अमेरिका की इस मदद को कैसे देखें। लेकिन ताइवान तो वो मुल्क है जिसका पूरा फ्यूचर अमेरिका पर बेस है, और अमेरिका उसको नए हथियार देगा, नए सैनिक देगा। इसका क्या मतलब माने? क्या ताइवान पर भी कोई खतरा मंडरा रहा है युद्ध का? बिल्कुल, ये इसलिए भी क्योंकि जल्द से जल्द मैं आपको आज का एक क्विक अपडेट दे देती हूँ और उसके लिहाज से आप समझ पाएंगे कि आखिर इस ज़रूरत का ये समय क्यों आ चुका है। और अब ये बात खुद यूएस से गया डेलीगेशन ही, यूएस में वापस गया डेलीगेशन ही कह रहा है कि ज़रूरत हो चुकी है कि अब जो वादा हमने किया था उसे निभाते हुए, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए हमें अपनी अब और ज़्यादा मरीन ट्रूप्स की पोजीशनिंग जल्द से जल्द ताइवान के आसपास करनी होगी। हालांकि ये भी बता दूं गौरव आपको, डिप्लॉय पहले किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी पोजीशनिंग को लेकर बड़ा फैसला होना जरूरी था। आज का एक क्विक अपडेट जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो ये है कि 37 मिलिट्री चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और इसके साथ साथ J-16, J-11, यहाँ तक कि J-10 फाइटर जेट्स भी देखे गए किस तरीके से मीडियन लाइन को क्रॉस करते हुए ताइवान की सीमा में घुसने की उन्होंने कोशिश की। और जिस तरीके से ये सबमरीन्स लगातार और नजदीक आते जा रहे हैं, और ऐसा रोज हो रहा है, इसीलिए ये एक आंकड़ा भी जारी किया गया है ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि इस महीने में ऐसा 288 बार हो चुका है। 288 ऐसे मिलिट्री क्राफ्ट्स देखे जा चुके हैं जो कि इसके नजदीक आए हैं। यही वजह है कि इस टाइम ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। हम जानते हैं ताइवान पूरी तरीके से सुरभि, आपसे ही सवाल है। सुरभि, आपसे ही सवाल है, एक चीज बताइए, और वहां पर वो आप क्योंकि ताइवान में हैं और आज आपने एक रिपोर्ट भी भेजी जहां पर हमने देखा ताइवान एक वॉर एक्सरसाइज करती दिखी, ताइवान की आर्मी, ताइवान की एयरफोर्स। तो ताइवान अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है सुरभि कि अगर चीन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को, क्योंकि रूस और चीन साथ आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ पक रहा होगा, शी जिनपिंग रशिया जाने वाले हैं, ताइवान में क्या तैयारी दिखती है और आम ताइवानी क्या सोचता है चीन के इस संभावित पॉसिबल अटैक को लेकर?
मैं यही बताना चाह रही थी गौरव, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज, एक श्रृंखला है पूरी द्वीपों की। मैं इस वक्त ताइपे से 160 किलोमीटर दूर हूँ, वहां से दूर उस आइलैंड के नजदीक जहां पर मेन सीक्रेटिव एयरबेस रहा है, जिसकी पिछले साल ही हमने देखा, पहली बार तस्वीरें भी आई। ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर ये वॉर ड्रिल सामान्य हो चुकी है हर रोज, और यही वजह है कि रोजाना अब हम यहाँ पे हावलैंड काउंटी में ही इन फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हुए उनकी गर्जना सुनते हैं, क्योंकि ये मौका होता है चीन को वापस उस मीडियन लाइन से पीछे खदेड़ने का, ये बताते हुए कि हम आप पर नजर रख रहे हैं। और ये आंकड़े अब ताइवान की मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रोजाना जारी किए जाते हैं टाइम स्लैब के साथ, कि किस तरीके से और किस वक्त कैसे सबमरीन्स ने और किस तरीके से एयर डिफेंस के जरिए या हम कहें समुद्र के रास्ते। आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूक्रेन को बेसब्री से जिन अब्राम टैंक्स का इंतजार था, उसी को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ये इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। यूक्रेन को इस साल नहीं मिल पाएंगे अब्राम्स टैंक, ये बड़ी खबर है। अमेरिका से अगले साल तक ही हो सकेगी आपूर्ति। यूएस ने यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक देने का वादा किया था। अब्राम्स टैंक्स को बनाने में वक्त लग रहा है, ऐसे में इस साल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ये बड़ी खबर है जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यही वो अब्राम टैंक्स हैं जिसकी उम्मीद लगाए बैठा था यूक्रेन, लेकिन ये जो इंतजार है अभी और लंबा होगा। गर्जना सुनिए जरा अब्राम टैंक्स की। और देखिए अब्राम्स टैंक के बाद एक बड़ी खबर यूरोपियन यूनियन से भी आ रही है। अमेरिका से खबर आई, हमने आपको बताई। यूरोपियन यूनियन से क्या आ रहा है आप ये भी जान लीजिए, जल्दी से आपको दिखाते हैं, क्योंकि हिसाब किताब पूरी दुनिया में हो रहा है। तो फिर वो क्यों नहीं करेगा जो लगातार इसमें अपने पैसे खर्च कर रहा है। युद्ध के 1 साल पर यूरोपियन यूनियन ने बयान जारी किया, रूस को यूक्रेन के सभी इलाके वापस करने होंगे, रूस को यूक्रेन की जमीन छोड़नी ही होगी, ये कहा है यूरोपियन यूनियन ने। ये जंग जीतने तक हम यूक्रेन का साथ देंगे, ये यूरोपियन यूनियन ने एक बार फिर दोहराया है। एयर कमांडर एसपी सिंह साहब, सवाल मेरा यही है, यूरोपियन यूनियन कुछ कह रहा है, अब्राम्स टैंक को लेकर कुछ खबर है, बाइडेन ने कीव में कुछ कहा, अमेरिका लौटे तो कुछ और कह दिया कि एंडलेस नहीं है मदद। इस बीच आप क्या असेस करते हैं? 17-18% जो रूस ने यूक्रेन से हासिल कर लिया है, क्या आपको कहीं कोई स्थिति दिखती है जहां ये बैक होगा? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, रूस ने जो जिस एरिया पर कब्जा है वो ईस्टर्न यूक्रेन का पूरा एरिया है जी। वो चाहता है यूक्रेन को बिल्कुल लैंड लॉक कर दिया जाए ताकि ब्लैक सी का पूरा कब्जा हो। तो इसलिए रशिया इसको किसी भी हालत में लैंड वापस नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी जो आप दे रहे हैं एड की बात या वेपन्स की बात, अभी थोड़े दिन पहले यूके ने बोला था कि वो लॉन्ग रेंज वेपन देंगे, तो उसमें एक छोटा सा आपको बताना चाहूँ, यूके के पास जो लॉन्ग रेंज वेपन है वो शिप लॉन्च या सबमरीन लॉन्च है या एयर लॉन्च है, तो इसके लिए उनको वो इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अभी हमारे संवाददाता मनीष झा ने वहीं से रिपोर्ट किया, बाखमुत में है, कि यूक्रेन के पास अब एक ऐसे लॉन्ग रेंज हथियार हैं जो 150 किलोमीटर दूर से वो फायर कर रहे हैं। उनको ये हथियार तो मिल गए, इतने बड़े नहीं है लेकिन 150 किलोमीटर तक की रेंज के मिल गए। हथियार मिले हैं वो हाईमार्स हैं, हाईमार्स लॉन्गर रेंज हाँ। जो उनको दिए गए हैं। ये ओनली एक लिमिटेड रेंज है जिसमें उस युद्ध को जारी रखने के लिए दिया गया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाले हथियार हैं। जो यूके बोल रहा था वो लॉन्ग रेंज जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वाले हैं, लेकिन वो यूक्रेन से आप लॉन्च ही नहीं कर सकते क्योंकि लैंड लॉन्च नहीं है। तो ना तो यूक्रेन को टर्नेडो एयरक्राफ्ट दे सकते हैं, ना आप उनको सबमरीन दे सकते हैं, शिप दे सकते हैं, लॉन्च होगा। तो ये सब बातें हैं, कवायद है। और जो यूरोपियन यूनियन में आपने देखा है, ये बड़े बड़े क्रैक्स हैं यूरोपियन यूनियन में इस समय, नाटो में, जो बड़े बड़े दिनों से हम देख रहे हैं। ठीक है। तो सबके अपने अपने एजेंडा है, सबके अपने सॉवरेनिटी है। राजन सर, बात इसकी भी होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि हम हमेशा चर्चा करते हैं इस बात की कि साल भर हो गया इस युद्ध को, तो जो जंग के मैदान में सैनिक हैं उनमें कॉम्बैट फटीग आ जाता है, लेकिन वो देश जो बड़े स्तर पर साल भर से मदद मुहैया करा रहे हैं, पीयर प्रेशर में ही सही, अमेरिका चूंकि मदद कर रहा है और हम नेटो का हिस्सा है तो हमें भी मदद करनी है, उनमें भी तो कॉम्बैट फटीग आ जाएगा ना सर? वो भी कितने दिनों तक मदद करते रहेंगे, उन्हें भी तो अपना देश देखना है। देखिए, ये सारे देश जो अभी मदद कर रहे हैं, इनके कोई बॉडी बैग्स नहीं होने वाले, बिकॉज इनके कोई ट्रुप्स नहीं है ऑन ग्राउंड, वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। तो ये कब तक ये इसको मदद दे सकते हैं? अभी आप अब्राम टैंक्स की बात कर रहे थे, तो ये सामने आ रहा है कि अमेरिका को मुश्किल हो रहा है ये टैंक्स देना। और अगर ये टैंक्स आ भी जाते हैं, 31 टैंक्स, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में 45 टैंक होते हैं, एक आर्मर्ड रेजिमेंट भी नहीं है पूरी ये, तो ये एक आर्मर्ड रेजिमेंट रशिया के टैंक्स का क्या मुकाबला कर सकती है? अगर अब्राहम टैंक्स इनको अगर मिल भी जाएंगे तो उसके ऊपर लड़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा, एक नेटो के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जेन स्टोल्टनबर्ग,
जेन्स स्टोलटनबर्ग ने स्टेटमेंट दिया है कि नेटो ठीक है। अपने जो एमुनिशन और हथियार अपना दे रहा है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से दे रहा है। ज्यादा कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है सर, जिसको देखकर लगता है कि किसको सही माने किसको नहीं। यूक्रेन से युद्ध पुतिन को बहुत महंगा पड़ा है। जिस हिसाब किताब की मैं बात कर रहा था वो हिसाब किताब अब होने लगा है। किसको कितना नुकसान और उस नुकसान के एवज में किसको कितना गेन आपके सामने। यूक्रेन से युद्ध पुतिन को बड़ा महंगा पड़ा है। रूस ने अब तक 230 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं इस युद्ध में। युद्ध लंबा खिंचा तो पुतिन को भारी नुकसान हो सकता है। रूस का युद्ध का खर्च 20% बढ़ने का अंदेशा है। और इस बीच रुक करते हैं ताइवान में हमारी सहयोगी सुरभि शर्मा का, जिनके पास आ रही है बहुत बड़ी खबर। सुरभि। प्रतिमा, जिस तरीके से लगातार यहाँ यूएस की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं चाइना को लेकर कि हम जल्द बड़े खुलासे करेंगे, अब यहाँ पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बता रही हूँ जिसमें बड़ा बयान दिया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से और इस बीच सरकार में काम कर रहे बड़े मंत्रियों की तरफ से कि अब वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द अमेरिका ये बताए कि उसने अंडर टेबल आखिर ऐसे क्या क्या बड़ी डील्स की हैं जिसके बिना पर वो ताइवान की डिस्ट्रक्शन को लेकर बड़े अफवाहें फैला रहा है। आरोप लगाते हुए सीधा ये कहा गया है, I also want to know what is the destruction of Taiwan plan और इसका जवाब हमें चाहिए यूएस से। तो इस बीच ये सबसे बड़ी खबर और ग्लोबल टाइम्स के हवाले से इसको लेकर एक अपडेट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं जहाँ पर ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं एक बार फिर से अमेरिका पर, ये कहते हुए कि जो सब कुछ अमेरिका कर रहा है दुनिया में, हम यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, डायलॉग टेबल पर होना चाहिए ये कह रहे हैं। वहीं हमारे खिलाफ अमेरिका दुनिया में गलत संदेश दे रहा है ये कहते हुए कि हम डिस्ट्रक्शन को लेकर बड़े प्लान कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि यूएस जवाब दे। उसका बिना वक्त गवाए हम लोग कर रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से। दरअसल G7 की वर्चुअल मीटिंग में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान सामने आया है जिनकी तरफ से कह दिया गया है कि जो G7 देश है वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दे। ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन को घातक हथियार देने की भी जरूरत है। हथियार देकर यूक्रेन की मदद की जा सकती है। आने वाला समय रूस के लिए मुश्किलों से भरा होगा। ये बड़ा बयान ऋषि सुनक की तरफ से। तो G7 मतलब क्या? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश अब क्या लॉन्ग रेंज हथियार देंगे यूक्रेन को? जल्दी से मैं जनरल दत्ता आपसे इस बात पे बात करना चाहूंगा। ये कौन सी नई बात ऋषि सुनक कह रहे हैं? ब्रिटेन के पास हथियार नहीं है क्या? दे दे लॉन्ग रेंज हथियार। ये क्या अपील करी है, लेकिन हथियार नहीं पहुंच रहे यूक्रेन तक। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका ने और नाटो ने अभी तक कोई भी ऑफेंसिव वेपन पर से जिसको बोला जाता है वो नहीं दिया यूक्रेन को। उनको मालूम है कि अगर आपने एक रूबिकॉन क्रॉस कर दिया रशिया के अगेंस्ट और रशिया के मेनलैंड के ऊपर आपने हमला शुरू किया तो रशिया विल अज्यूम कि दिस इज अटैक बाय नाटो। अगर वो हालत पैदा होती है तो रशिया विल बी एट लिबर्टी। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन वो न्यूक्लियर बटन का इस्तेमाल हो सकता है। सुमित, आपको लगता है न्यूक्लियर बटन का इस्तेमाल हो सकता है? छोटा जवाब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी देश हो, रूस हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, न्यूक्लियर पावर का उपयोग किया जाएगा। इसके पीछे कारण है, हम देख चुके हैं कि किस तरीके से विध्वंसकारी इसका परिणाम हुआ जापान में। स्टार्ट संधि के टूटने के बाद क्या किसी तरीके का कोई बड़ा अटैक हम नहीं देखेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, हम जरूर देख सकते हैं बड़ा अटैक, बट ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एक थ्रेशोल्ड होता है, वो अभी वो थ्रेशोल्ड आया नहीं है। बट आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये जो लड़ाई है ये ओडेसा की तरफ जाने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली जब तक यूक्रेन का ब्लॉकेड नहीं होगा और एक ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी, यूक्रेन नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। सिंह सर, आपका रिएक्शन क्या लगता है? कोई बड़ा हमला, कुछ बड़ा अटैक आगे आने वाले दिनों में? अभी भी इस बात से मानता हूँ, न्यूक्लियर अटैक का भी कोई संदेशा नहीं है। वो थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस हुआ है। जनरल दत्ता ने जैसे बोला कि अगर ये बढ़ते जाएगा, और जनरल कोचर ने भी बोला अगर ये बढ़ता जाएगा तो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है।